Hello friends, I Sushant. Welcome you all to class 9 history chapter number 4. The fourth chapter it is Forest Society and Colonialism. We'll start from Who Could Hunt. शिकार की आज़ादी किससे था? जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तितर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों की शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वही बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बना गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों इसमें जो कि शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है। किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को जो कि हम सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इसको मारा जाना चाहिए। देखो आपके किताब में जो पिक्चर दिया हुआ है ना, चित्र 18 पॉइंट जो चित्र है, नेपाल में शिकार के बाद लर्ड रीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू ट्रेड्स, एम्प्लॉयमेंट्स एंड सर्विसेज। नए व्यापार, नए रोजगार और नए सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर जो कि हम कहते हैं मेनियो को उगाने वाले ब्राजीली अमेज़न के मुंदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबर की आपूर्ति के लिए जंगली रबर के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं है। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमतू समुदायों को माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोये, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशम, घास, गोंद और राल के व्यापार के
सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की जो इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास रेसिडेंसी के जो कि कोरावा, कराचा, ये जो जैसे अनेक चरावहे और घुमंतु समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बगाना में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उराम व छत्तीसगढ़ के गोंड ये जैसे आदिवासी मर्द व औरतों दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियां और उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं था। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, रिवेलियन इन द फॉरेस्ट, वन विद्रोह। इसमें दिया गया है हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे नए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगाना में सिंधु और कानू, छोटनागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अलूरी सियाराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुई ऐसे एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट, द पीपल ऑफ बस्तर, बस्तर के लोग। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं में लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, ध्रुवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जवानों या इसमें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज, ये जो अलग अलग लैंग्वेज उन लोग का जो है और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को जो उसकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतिहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूंकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होता है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदा को या ये देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जैसे देवसारी, दंड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदारी रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगणे के क्या मतलब है, गांव का समूह, इसके गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द डे।
Once again, we'll meet in the next video. Till that, take care of your studies. Thank you.